मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके ये ऐसे दो क्वेश्चन यहीं पर ही सही हो जाएंगे। पूरा का पूरा मेरे दोस्त फ्लो चार्ट से ही यहां पर अवेलेबल है। पूरा फ्लो चार्ट बना के लाया हूं आप लोगों। एडजॉर्प्शन की मैकेनिज्म की बात करूं मेरे दोस्तों आप लोगों के पास, तो क्या चीजें यहां पर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, जरा देखिए। अधिशोष्य, अधिशोष्य मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे अणु जो कि बेटा अधिशोषक की सतह पर आकर चिपक रहे हैं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि एकदम झकाझक होंगे और पढ़ाई में मस्त होंगे। तो मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए माइंड मैप सीरीज में वो चैप्टर लेकर आया हूं जिसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत बोरियत महसूस होती है कि अरे सर इस चैप्टर से तो अच्छा है अकबर की जीवन गाथा पढ़ लें। मुझे पता है कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत बोरिंग, बहुत थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन मेरे बच्चों मैं अगर आप लोगों को ये चीज बताऊं यहां पर कि अगर आप नीट के पीवाईक्यू को अगर देख पा रहे हो ढंग से, अगर आप नीट के पीवाईक्यू को ढंग से देख पा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, 21 में बेटा एक क्वेश्चन आप लोगों के पास आ रहा है सर, उसके बाद आप लोगों के पास यहां पर सर 21 में और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा देखते हुए चलिए। 21 में दो क्वेश्चन आ गए आप लोगों के पास, 20 में ये क्वेश्चन भी आ गया है आप लोगों के पास, जरा देखिए, ठीक है। इसके अलावा 19 में आ गया है, उसके अलावा 19 में एक और आ गया है, फिर 18 में आ गया है, फिर 16 में आ गया है, फिर 16 में आ गया है, फिर 16 में आ गया है, फिर 14 में, यानी 16 में 3 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। फिर 12 में, यानी ऑन एवरेज अगर आप लेटेस्ट ईयर्स के बारे में अगर सोचने की कोशिश करें तो मेरे बच्चों यहां पर नीट में नाना करते हुए भी मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन भी आप लोगों का यहां पर आएगा। और फ्री फोकट के सवाल है मेरे दोस्तों। नीट की दृष्टि से अगर मैं आप लोगों से यहां पर देखूं तो 1 से 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकली थ्योरी वाले पक्के हैं मेरे दोस्त, और फ्री फोकट के नंबर है मेरे दोस्त। और सर मैं आप लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपके ये ऐसे 2 क्वेश्चन यहीं पर ही सही हो जाएंगे। इस माइंड मैप के अलावा आपको किसी भी मॉड्यूल को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां, इस माइंड मैप के बाद किसी भी मॉड्यूल को, किसी भी कॉपी को, किसी भी नोट्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस माइंड मैप के अंदर सारे पीवाईक्यू को कवर करते हुए बेटा यहां पर नोट्स मैंने आप लोगों को लिख दिए हैं, और पूरा का पूरा यहां पर मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट के माध्यम से यहां पर चीजें लिख दी है। तो मेंटली आप लोगों को प्रिपेयर रहना है कि पूरा का पूरा मेरे दोस्त फ्लो चार्ट से ही यहां पर अवेलेबल है। पूरा फ्लो चार्ट बना के लाया हूं आप लोगों के लिए, स्पेशली जो मेरे लक्ष्य के बच्चे हैं, यकीन के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करके पूरा फ्लो चार्ट से बना के लाया हूं। तो ये आप लोगों को यहां पर पूरा चैप्टर इस तरीके से करना है, पूरा फ्लो चार्ट से। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के पास यहां पर शुरुआत करूंगा, और वो है बेटा पॉइंट आप लोगों के पास कि भैया 2 चीजें यहां पर है। पृष्ठ रसायन से मेरा मतलब है कि भैया पहले पृष्ठ को तो समझो, तब उसकी केमिस्ट्री को यहां पर समझेंगे। तो बेटा पृष्ठ रसायन में हम लोगों के पास 3 चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं अगर सरफेस केमिस्ट्री की आप लोगों से बात करूं, यहां पर सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन की यहां पर बात करता हूं, तो मेरे बच्चे पृष्ठ से रिलेटेड 2 टर्म इंपॉर्टेंट और एक और बेटा उससे जुड़ी हुई टर्म्स है, यानी 3 टर्म्स बेटा आप लोगों के पास यहां पर आ जाती है। एक होती है बेटा एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन हिंदी में आप इसे बोलोगे मेरे दोस्त अधिशोषण। एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण यहां पर बोलोगे। एक मेरे बच्चे आप लोगों के पास यहां पर हो जाएगी, ठीक है, एक मेरे दोस्त यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगी अवशोषण यानी एब्सॉर्प्शन, और एक यहां पर हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास सॉर्प्शन, ठीक है, शोषण। सॉर्प्शन। अब ये तीनों ही मेरे दोस्तों अलग अलग प्रक्रिया है आप लोगों के पास। अधिशोषण अलग चीज होती है, अवशोषण अलग चीज होती है, और शोषण यहां पर अलग चीज होती है। कि सर शोषण तो हमारा हो रहा है सर, काहे को सर नीट हम लोगों ने चूज कर लिया, इससे बढ़िया आईएएस वाईएएस बनते, आर्ट्स वार्ट्स ले लेते। हाँ, एक तरीके से तो सही सोच रहे हो, लेकिन ये वाला आप लोगों को वाला शोषण नहीं है, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला शोषण है। अब सर इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं कि भैया अधिशोषण एक प्रकार की सतह वाली घटना है, यानी सतह पर होने वाली घटना है। सर अवशोषण आप लोगों के पास बेटा अंदर
आयतन वाली घटना है और शोषण बेटा आप लोगों के पास सतह व आयतन वाली घटना है। यानी अगर मैं एक एक पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अधिशोषण एक प्रकार की सतह पर होने वाली घटना है। सतह यानी सरफेस पर, यह एक प्रकार की सतह यानी सरफेस पर होने वाली घटना है। यह आप लोगों के पास सतह यानी सरफेस पर होने वाली घटना है। वहीं पर अगर मैं अवशोषण के बारे में लिखना चाहूं मेरे दोस्तों, किसके बारे में, अवशोषण के, तो यह एक प्रकार की बेटा आयतन वाली यानी वॉल्यूम वाली घटना है। और मेरे बच्चे शोषण यानी सोप्शन आप लोगों के पास सतह और आयतन दोनों वाली घटना है। सर ये घटना का मतलब क्या है, जरा आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर लो। मान लीजिए हम लोगों के पास ये सतह है, ठीक है, मान लीजिए कि हम लोगों के पास यहां पर एक सतह है, जरा ध्यान से देखिएगा। और इस सतह के बारे में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इस सरफेस को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो इस सरफेस पर मेरे प्यारे बच्चों, है ना, किसी अन्य पदार्थ का चिपकना हो रहा है या अन्य पदार्थ के साथ यहां पर आकर्षण बल हो रहा है। किसी अन्य पदार्थ के साथ यहां पर यह सतह आकर्षण बल बना रही है और उस पदार्थ को अपनी बाहरी सतह पर चिपका रही है। यानी मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। पदार्थ का जैसे लिखो, किसी अणु का, ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा, किसी अणु का यौगिक की बाहरी सतह पर, किसी अणु का यौगिक की बाहरी सतह पर चिपकना या आकर्षित होना, चिपकना या फिर आकर्षित होना अधिशोषण आप लोगों के पास कहलाता है। चिपकना या फिर मेरे दोस्तों आप लोगों के पास क्या कहलाता है, सर अधिशोषण कहलाता है। ठीक है सर, वहीं पर अगर मैं अवशोषण की बात करूं आप लोगों से, किसकी बात करूं मेरे बच्चे, अवशोषण की, तो भैया ये सतह पर किसी भी अणु को नहीं चिपकाएगा बेटा, यानी सतह पर आकर्षण यहां पर नहीं होगा बेटा, अंदर की तरफ यानी यौगिक के अंदर की तरफ, यानी जो भी यौगिक का आयतन है वहां पर जाकर आप लोगों के पास अणु चिपकेगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से बेटा, है ना, अणु यौगिक के अंदर जाकर आप लोगों के पास सेटल डाउन हो जाएगा। यानी यहां पर अगर मैं पॉइंट आप लोगों के पास लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, किसी अणु का यौगिक के आयतन में जमा होना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण कहलाता है। ठीक है सर, शोषण में क्या होगा मेरे दोस्तों, शोषण में बेटा अधिशोषण प्लस अवशोषण एक साथ होगा। यानी अगर मैं यहां पर आप लोगों के पास लिखना चाहूं, शोषण में क्या होगा मेरे बच्चे, शोषण में आप लोगों के पास अधिशोषण प्लस अवशोषण दोनों एक साथ होगा। यानी सतह पर भी अणु आकर चिपकेंगे और बेटा यौगिक के आयतन में भी आप लोगों के पास यहां पर चिपकेंगे। यानी कहानी कुछ इस प्रकार है
यानी सतह पर भी आप लोगों के पास अणु आकर चिपक रहे हैं। देखो सतह पर भी आप लोगों के पास अणु आकर चिपक रहे हैं। और मेरे बच्चे सर अंदर भी आप लोगों के पास अणु आकर चिपक रहे हैं, अंदर भी आप लोगों के पास अणु आकर चिपक रहे हैं। यानी बेटा सतह व आयतन दोनों में यदि आप लोगों के पास अणु जमा हो रहे हैं तो इस प्रकार की क्रिया बेटा आप लोगों के पास शोषण यहां पर कहला रही है। एकदम क्लियर है? यस। अब सर इसका उदाहरण कैसे दे सकते हो आप? अधिशोषण का उदाहरण कैसे दे सकते हो? जैसे आप लोगों के कोई टेबल हो, ठीक है, या कोई सरफेस हो, कांच की सरफेस हो, या आप लोगों की कार जो हो, उस कार के ऊपर जो कांच लगा हुआ हो उस पर मिट्टी का जमना, ठीक है, या फिर नमी वाले वातावरण में नमी का इकट्ठा हो जाना, या सर्दियों के दिनों में जल की छोटी छोटी बूंदों का सरफेस पर चिपक जाना, ये सभी प्रक्रियाएं आप लोगों के पास बेटा अधिशोषण कहलाती हैं। जबकि अवशोषण का मतलब, जैसे कभी साबूदाने की खिचड़ी खाई है, साबूदाने की खिचड़ी को जैसे ही पानी में डालोगे तो वो पानी को सोख कर फूल जाते हैं, साबूदाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रक्रिया आप लोगों के पास अवशोषण है। जबकि शोषण मतलब कि आपने ब्लैक बोर्ड की चौक देखी है, ब्लैक बोर्ड में लिखते थे ना पुराने जमाने में चौकों से, तो उस चौक को आप किसी भी स्याही में डाल दो तो वो स्याही बेटा सरफेस पर भी इकट्ठी हो जाती है और चौक के अंदर भी चली जाती है। तो वो प्रक्रिया मेरे दोस्त आप लोगों के पास यहां पर शोषण कहलाएगा। तो ये उम्मीद करूंगा कि तीनों चीजें यहां पर आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। खैर हमारा जो मुद्दे की बात यह है, हमारे जो मुद्दे की बात है इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है, हमें इस चैप्टर में बेटा डिस्कस करना है इस अधिशोषण के बारे में। इस पूरे के पूरे चैप्टर में मुझे किसके बारे में स्टडी करनी है बेटा? अधिशोषण के बारे में, यही इस चैप्टर में स्टडी करना है, यही स्टडी करना है। तो अब यहां पर मेरे बच्चे आप लोगों के पास पॉइंट निकल कर आया है। क्या पॉइंट निकल कर आया है जरा देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो अणु है बेटा, ये जिस सतह पर आकर आप लोगों के पास चिपक रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अणु है जिस सतह पर आकर चिपक रहे हैं उस सतह को बोला जाता है बेटा अधिशोषक, एड्सॉर्बेंट, अधिशोषक यानी एड्सॉर्बेंट बोला जाता है। और जो ये अणु आप लोगों के पास चिपक रहे हैं सतह पर, इसको बोला जाता है बेटा आप लोगों के पास अधिशोष्य, अधिशोष्य यानी एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट। यानी मेरे बच्चों अगर मैं यहां पर इस पॉइंट्स को लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहां पर आप लोगों के पास लिख भी दे रहा हूं, अधिशोष्य अधिशोष्य यानी एड्सॉर्बेट, अधिशोष्य यानी एड्सॉर्बेट का मतलब है वह अणु जो कि किसी सतह पर अधिशोषित होना चाहते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। वह अणु जो किसी यौगिक की सतह पर चिपकना चाहते हैं, ठीक है, वह अणु जो किसी यौगिक की सतह पर चिपकना चाहते हैं अधिशोष्य यानी एड्सॉर्बेट आप लोगों के पास कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से अवशोषण, सॉरी अवशोषण क्या, अधिशोषक, अधिशोषक यानी एड्सॉर्बेंट, अधिशोषक यानी एड्सॉर्बेंट आप लोगों के पास क्या होगा क्या नहीं होगा जरा देखिए। तो एड्सॉर्बेंट का मतलब है कि जिस सतह पर अणु चिपक रहे हैं वही सतह बेटा आप लोगों के पास अधिशोषक यानी एड्सॉर्बेंट का काम करती है। यानी जिस सतह पर अणु चिपकना चाहते हैं
जिस सतह पर अणु आप लोगों के पास चिपकना चाहते हैं वह अधिशोषक कहलाती है। वो आप लोगों के पास क्या कहलाती है मेरे दोस्त? अधिशोषक यहां पर कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहां पर ले सकते हो सिलिका जेल, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, Al2O3 और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहां पर हो गया बेसिक चीज जो थी अधिशोषण, अवशोषण और यहां एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बारे में। सर यहीं पर एक और चीज है मेरे बच्चों आप लोगों के पास, क्या चीज है जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन यानी बेटा अधिशोषण की क्रियाविधि देखते हुए चलिए। हेडिंग है मेरे बच्चे आप लोगों के पास अधिशोषण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, आ जाओ क्या होता है आप लोगों के पास, क्या नहीं होता है। एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर मैं एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म की बात करूं मेरे दोस्तों आप लोगों के पास, तो क्या चीजें यहां पर हो सकती है क्या नहीं हो सकती, जरा देखिए। मान लीजिए मेरी सतह पर, ये मेरी सतह है आप लोगों के पास, ये सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पर क्या है बेटा, जरा देखिए, ये सरफेस के अणु हैं, ये सरफेस के अणु हैं, है ना। आप देखिएगा, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं मैं। ये मेरे पास सरफेस के अणु हैं, ये मेरे पास सरफेस के अणु हैं, ये मेरे पास सरफेस के अणु हैं, ठीक है। ये मेरे पास सरफेस के अणु हैं, ये हम लोगों के पास सतह के अणु हैं। मैं लिख भी देता हूं, सतह पर उपस्थित, ये ऐसे लिखो, सतह के अणु, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं यहां पर आप लोगों को बताना चाहूं मेरे बच्चों, जरा देखो सर, ये आप लोगों के पास है आंतरिक अणु। ये डैश डैश का मतलब आप लोगों के पास क्या है मेरे बच्चे? सर इस डैश डैश का मतलब है आंतरिक अणु, ठीक है। ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है दोस्त? आंतरिक अणु। सतह के अणु आप बोल सकते हो बाहरी अणु। अब अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे दोस्तों, जरा आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर अगर मैं किसी भी एक आंतरिक अणु पर ले लेता हूं, मैं मान लीजिए मैंने यहां पर एक आंतरिक अणु ले लिया है इस प्रकार, ये आंतरिक अणु मैंने यहां पर ले लिया है मेरे बच्चों आप लोगों के पास। इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये मैंने यहां पर ले लिया है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास आंतरिक अणु, कुछ इस प्रकार। अब आप जरा सोचने समझने की क्षमता को विकसित कीजिए। इस आंतरिक अणु पर हर दिशा में लगने वाला बल एक जैसा है। देखो, आप इस दिशा में बल लगाओ, आप इस दिशा में बल लगाओ, 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 इस दिशा में बल लगाओ। यानी आंतरिक अणु पर हर दिशा में लगने वाला बल कैसा है सर? एक ही जैसा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा? हर दिशा में हर दिशा में लगने वाला बल आप लोगों के पास कैसा है दोस्त? एक समान है। हर दिशा में लगने वाला बल मेरे बच्चों आप लोगों के पास एक समान है। तो ये कहीं भी मूव आप लोगों के पास नहीं कर रहा है, यानी इसके साथ या किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, लेकिन मेरे दुलारे, अगर मैं बात करूं बाहरी पर, तो बाहर वाले अणुओं पर जो आकर्षण बल लग रहा है, जरा आप देखिए, नहीं दिख रहा है इस कलर से, इस कलर से नहीं दिख रहा है, किसी और कलर से लेना पड़ेगा। यानी सर बाहर वाले अणुओं पर जो बल लग रहा है वो केवल नीचे लगेगा,
यानी बाहर वाले अणुओं पर बेटा बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है। बाहर वाले अणु पर बल नीचे की तरफ लग रहा है। यानी बेटा अभी ये संतुलित नहीं है, अभी आप लोगों के पास ये यहां पर संतुलित नहीं है। तो भैया जैसे ही मैं आप लोगों के पास, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, जैसे ही बेटा कोई भी, समझना आप, जैसे ही कोई दूसरा मॉलिक्यूल, कोई गैस का अणु ले लिया है मैंने, ये गैस के अणु बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये मेरे दोस्त मैं आप लोगों के सामने यहां पर क्या बना रहा हूं दोस्त, गैस का अणु। जैसे ही मैंने कोई गैस का अणु यहां पर लिया, जैसे ही गैस का अणु लिया, तो ये गैस के अणु और बाहरी वाले यानी सतह अणु के बीच में एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। इस गैस के अणु और इस बाहर यानी सतह वाले अणु के बीच में एक आकर्षण बल यहां पर उत्पन्न हो जाता है बेटा। यानी मैंने यहां पर ले लिया बेटा गैस के अणु, गैस के अणु, और यहां पर ये जो व्हाइट व्हाइट सा मैंने यहां पर आप लोगों को दिखाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है बेटा सर, ये है बेटा आप लोगों के पास गैस के अणु, ये आप लोगों के पास है मेरे बच्चे गैस के अणु तथा सतह के अणु के मध्य, सतह के अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। क्या लाइन बोल रहा हूं मैं आप लोगों के पास, गैस के अणु तथा सतह के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, ये आप लोगों के पास है। ठीक है, ठीक है भाई, इतना यस। अब अगर इतना यहां पर आप लोगों के पास है तो भैया बाहर वाले अणुओं पर भी जो आकर्षण बल लगेगा, इस बाहर वाले अणुओं पर भी मेरे दोस्त जो आकर्षण बल आप लोगों के पास रहेगा, अब ये संतुलित हो जाएगा। संतुलित हो जाएगा मतलब ये गैस के अणु बेटा यहां पर आप लोगों के पास सतह से चिपक जाएंगे। यानी जरा देखो, गैस के अणु जब चिपकेंगे, है ना, आकर्षण अधिक होने पर, या ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, एक एक चीज को यहां पर लिखता हूं, आ जाओ इधर देखो, एक एक चीज मैं यहां पर लिखता जाता हूं आप लोगों के पास पॉइंट। ये प्रोसेस तो हो गया, चिपक गए। अब एक एक पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं मैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा एक एक पॉइंट। सर सतह के अणु पर, है ना, सतह के अणु पर, या ऐसे लिखो, सतह के अणु पर जैसे ही गैस के अणु आकर चिपकते हैं, गैस के अणु आकर चिपकते हैं, सतह के अणु पर जैसे ही गैस के अणु आकर आप लोगों के पास चिपकते हैं तो सतह के अणुओं की एंथैल्पी में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, क्योंकि सतह के अणु पर लगने वाले बल संतुलित हो जाते हैं, जिससे ऊर्जा में कमी आती है, जिससे ऊर्जा में कमी आती है। यानी बेटा इसकी वजह से आप लोगों के पास जो डेल्टा एच होगा मेरे बच्चों, जो डेल्टा एच यहां पर होगा वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर डेल्टा एच यहां पर हो गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो सर दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि अब गैस के अणु पहले क्या थे, मूवेबल थे, विचलित थे, यानी इधर उधर गति करते रहते थे, लेकिन जैसे ही गैस के अणु सतह के अणु पर आकर चिपक गए, यानी सतह पर आकर चिपक गए, तो इनका मूवमेंट भी हो गया बेटा खत्म।
इनका मूवमेंट भी हो गया मेरे लाल आप लोगों के पास खत्म, और जब इनका मूवमेंट भी हो गया खत्म तो इनकी एंट्रोपी भी हो जाएगी बेटा खत्म। खत्म का मतलब नेगेटिव। यानी अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर तो क्या लिख सकता हूं, प्रारंभ में गैस के अणु मुक्त रूप से गति करते हैं। प्रारंभ में आप लोगों के पास गैस के अणु मुक्त रूप से गति करते हैं, परंतु सतह से चिपकने के बाद गैस के अणु गति नहीं कर सकते या गति नहीं कर पाते। अतः एंट्रोपी में कमी आ जाती है। यानी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेरे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा सर डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस का टी डेल एस। थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, बिल्कुल पढ़ा है। तो मेरे लाल अगर ये आप लोगों के पास आ गया नेगेटिव, सर ये आप लोगों के पास आ गया मेरे दोस्त नेगेटिव, तो आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना, डेल्टा एच की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास है ज्यादा नेगेटिव, ये आप लोगों के पास यहां पर क्या है मेरे दोस्त ज्यादा नेगेटिव है, तो बेटा डेल्टा जी भी यहां पर आप लोगों के पास नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी का नेगेटिव होना यहां पर आप लोगों के पास स्वतः को यहां पर दिखाता, स्वतः प्रक्रम है। डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू आना यहां पर आप लोगों के पास कैसा है दोस्त, स्वतः प्रक्रम है। इतनी चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को। तो ये आप लोगों के पास है बेटा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। सर मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन के बाद अब आप लोगों के पास आता है बेटा अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक यहां पर आप लोगों के पास अधिशोषण को प्रभावित करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला आप लोगों के पास है अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, जरा यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो सर अधिशोषक की प्रकृति का मतलब क्या है, देखो अधिशोषक का मतलब क्या था, जिस सतह पर अधिशोषण हो रहा था, जिस सतह पर अणु आकर चिपक रहे थे वो आप लोगों के पास है बेटा अधिशोषक। तो भाई सिंपल सा हिसाब किताब है ना, जितनी ज्यादा सतह भैया अणु को दोगे चिपकने के लिए वो उतना ज्यादा चिपकेंगे, जितना ज्यादा चिपकेंगे उतना ज्यादा अधिशोषण होगा। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के पास लिखना चाहूं कि अधिशोषण यानी एड्सॉर्प्शन, तो ये आप लोगों के पास यहां पर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ऐसे लिखो अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषण में अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरे दोस्त यहां पर अधिशोषण यानी एड्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब सर आगे का पॉइंट की यहां पर बात करूं, अगर मैं आगे का पॉइंट, तो आगे का पॉइंट यहां पर क्या बन सकता है आप लोगों के पास, जरा देखने की कोशिश करो। सर आगे का पॉइंट यहां पर बड़ा ही सिंपल सा है, अधिशोष्य। अधिशोष्य मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे अणु जो कि बेटा अधिशोषक की सतह पर आकर चिपक रहे हैं। तो बेटा मान लीजिए कि गैस आकर चिपकना चाह रही है, तो भैया गैस के लिए यहां पर जितना ज्यादा क्रांतिक ताप होगा, अगर गैस यहां पर आकर आप लोगों के पास चिपकना चाह रही है तो जितना ज्यादा आप लोगों के पास क्रांतिक ताप होगा उतना ही ज्यादा अधिशोषण होगा। मान लीजिए कोई द्रव आकर सतह पर चिपकना चाह रहा है तो उसकी जितनी ज्यादा सांद्रता रहेगी उतना ही ज्यादा मेरे बच्चे आप लोगों के पास अधिशोषण होगा। सर ताप का प्रभाव आप लोगों को पता ही है कि अधिशोषक प्लस अधिशोष्य यानी एड्सॉर्बेंट प्लस एड्सॉर्बेंट आप लोगों के पास क्या होता है मेरे बच्चे, सर अधिशोषण कहलाता है। और यह प्रक्रिया डेल्टा एच नेगेटिव है, और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब प्रक्रिया आप लोगों के पास कैसी हो गई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया। कैसा प्रक्रम हो गया दोस्त, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया। यानी अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर कि ताप के द्वारा कैसा रहेगा, ये दो प्रकार का होता है अधिशोषण, हम अभी आगे बात करेंगे टेबल में।
सर भौतिक अधिशोषण जो होता है वो ताप के साथ लगातार कम होता रहता है। क्यों? अरे भाई अगर मान लीजिए गैस अधिशोषित हो रही है तो ताप बढ़ाओगे तो गैस के अणु के पास गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गैस के अणु गति करेंगे, तो भैया अधिशोषण कम हो जाएगा। तो भौतिक अधिशोषण ताप के साथ लगातार कम होता है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में अणुओं के मध्य दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में ताप के साथ बेटा पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्योंकि भैया रासायनिक अधिशोषण में पहले सतह के अणुओं को एक्टिव करना पड़ता है, और सतह के अणुओं को एक्टिव करने के लिए बेटा हमें उन अणुओं को सक्रियण ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सक्रियण ऊर्जा मतलब एक तरीके से आप ताप बढ़ा रहे हो, तो ताप बढ़ने के साथ साथ आप लोगों के पास पहले यहां पर बढ़ जाता है अधिशोषण और फिर घट जाता है। सर दाब का प्रभाव, यह बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्वेश्चन यहां से आप लोगों के पास पूछा जाता है, क्वेश्चन यहां से आप लोगों के पास पूछा जाता है मेरे दोस्तों, बहुत ही तगड़ा लेवल का पॉइंट है। सर दाब के प्रभाव को, यानी अधिशोषण पर दाब से क्या फर्क पड़ता है, इसे हम बेटा एक कर्व के द्वारा बोला जाता है, और उस कर्व का नाम होता है अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, उस कर्व को बोलते हैं बेटा अधिशोषण समतापी वक्र। और ये वक्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगम्यूर समतापी वक्र, एक होता है फ्रेंडलिच समतापी वक्र। एक होता है मेरे बच्चे आप लोगों के पास लैंगम्यूर समतापी वक्र, और एक होता है बेटा आप लोगों के पास फ्रेंडलिच समतापीय वक्र। सर क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के सामने मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एक होता है मेरे दोस्त फ्रेंडलिच समतापीय वक्र, और एक होता है बेटा लैंगम्यूर समतापीय वक्र। जितना लिखा गया है उससे ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, जितना लिखा गया है उससे 1% ज्यादा नहीं आएगा। सर फ्रेंडलिच समतापीय वक्र में सर किसके लिए प्रदर्शित होता है, ये गैस का ठोस पर अधिशोषण, ये वाली चीज के लिए बेटा फ्रेंडलिच समतापीय वक्र यहां पर दिया जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, गैस का ठोस पर अधिशोषण x/m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी x/m बराबर k p 1/n आप लोगों के पास होता है। अच्छा एक चीज यहीं पर मेंशन कर लो, ये जो आप लोगों के पास है k, n जो है ये एक प्रकार के नियतांक हैं दोस्त, एक प्रकार के नियतांक हैं जो अधिशोषक व अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जो अधिशोषक व अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के पास अधिशोषक व अधिशोष्य की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है दोस्त? क्या इतनी चीज क्लियर है आप लोगों के पास? यस। अब अगर इतनी चीज यहां पर है तो सर आइए हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर x/m में जो x होता है वो मेरे दोस्त आप लोगों के पास अधिशोष्य का भार होता है, और m यहां पर आप लोगों के पास अधिशोषक का भार होता है। और सर इस वाली समीकरण की जब मैंने लॉग समीकरण यहां पर लिखी, इस वाली समीकरण की अगर मैं लॉग समीकरण लिखूंगा तो आप लोगों के पास समीकरण क्या मिलेगी, log x/m इज इक्वल्स टू log k प्लस 1/n log p आप लोगों के पास यहां पर होगा। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल सा लॉजिक यहां पर देना चाहूं तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। निम्न दाब पर जो x/m आप लोगों के पास होता है वो समानुपाती होता है p की पावर 1 के। निम्न दाब पर मेरे बच्चे जो x/m आप लोगों के पास होता है वो कितना होता है बेटा, p/1 के आप लोगों के पास होता है। कितना हो जाता है बेटा, p/1 के आप लोगों के पास हो जाता है। उच्च दाब पर क्वेश्चन यही आएगा, उच्च दाब पर जो x/m यानी अधिशोषण की मात्रा होती है ये दाब से स्वतंत्र होती है, दाब पर निर्भर नहीं करती। दाब से स्वतंत्र है, दाब पर निर्भर नहीं करती। और मेरे दोस्त मध्यम दाब पर जरा आप देखिए, मध्यम दाब पर आप लोगों के पास क्या होगा क्या नहीं होगा जरा देखिए। सर मध्यम दाब पर जो x/m होगा वो आप लोगों के पास p की पावर 1/n पर डिपेंड करता है, 1/n पर यहां पर आप लोगों के पास डिपेंड करता है। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है?
अगर इतनी चीज मेरे बच्चों यहां पर क्लियर है तो सर ये एक चीज यहां पर याद रखना, 1/n का मान 0 से 1 के बीच में होगा। 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में आप लोगों के पास होता है। क्या इतनी चीज क्लियर है मेरे बच्चों? क्या इतनी चीज क्लियर है मेरे बच्चों? यस। अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो आइए अगले पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। और अगला पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास लैंगम्यूर समतापी वक्र। अगला पॉइंट हम लोगों के पास जो है वो अगला पॉइंट क्या है दोस्त? लैंगम्यूर समतापी वक्र। क्या होता है, क्या नहीं होता है, जरा इस चीज को यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। लैंगम्यूर समतापीय वक्र, अगर मैं लैंगम्यूर समतापीय वक्र की बात करूं तो ये पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपको जाने की जरूरत नहीं है। सर अधिशोषित गैस एक अणु से ज्यादा गहराई वाली परत नहीं बना सकती। अधिशोषित अणु में कोई आकर्षण नहीं होता, ये लैंगम्यूर बोल रहा है। अधिशोषित अणु व मुक्त अणु गतिक साम्य में होते हैं। अणुओं के अधिशोषण के लिए अधिशोषण बिंदु समान होता है, समान रूप से होता है। x/m बराबर AP अपॉन 1 प्लस BP। और यहां पर A तथा B क्या है? नियतांक है। P प्रेशर है। तो ये दोनों ने अपने अपने ग्राफ दिए, लेकिन हम लोगों के पास जो क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है वो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हम लोगों के पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है बेटा? फ्रेंडलिच समतापीय वक्र से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों? यस। अब सर यहां पर हम लोगों के पास पॉइंट आता है, सर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का क्या मतलब है, क्या नहीं है, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक टेबल आप लोगों को दी गई है, देखिए भौतिक अधिशोषण जितना लिखा गया है फ्लो चार्ट के रूप में, बस यही नोट्स हैं। अभी आपको मजा आ जाएगा, रुको, अभी आप लोगों को असली मजा कोलाइडियल में आएगा। बच्चों को कोलाइडियल याद होता नहीं है, असली मजा मैं आप लोगों को कोलाइडियल में देता हूं। देखो इधर, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। सर भौतिक अधिशोषण के लिए अगर आप लिख रहे हो तो यह अंतराण्विक वांडरवाल बलों के कारण होता है। भौतिक अधिशोषण के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? यह अंतराण्विक वांडरवाल बलों के कारण होता है। सर रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। भौतिक अधिशोषण स्पेसिफिक नहीं है, जबकि यह विशिष्ट होता है, यानी कोई स्पेसिफिक गैस ही सतह पर आकर चिपकेगी। भौतिक में तो कोई भी आकर चिपक सकता है। सर भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। अधिशोषण की ऊष्मा कम होती है, अधिशोषण की ऊष्मा अधिक होती है। इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, उसमें उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च दाब पर अधिशोषक के चारों ओर बहुपरत का निर्माण होता है, इसमें एक परत का निर्माण होता है। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, आसानी से द्रवित होने वाली गैस तेजी से अधिशोषित होती है। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जो गैसें अधिशोषक के साथ क्रिया करती हैं वे रासायनिक अधिशोषण दिखाती हैं। ताप में वृद्धि करने पर घटता है, ताप में वृद्धि करने पर यह पहले बढ़ता है और फिर यहां पर आप लोगों के पास घटता है। ठीक है दोस्तों, यह पॉइंट अगर आप लोगों के पास यहां पर हो गया है तो हम अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट यहां पर क्या आ गया है? ये सारा का सारा अधिशोषण से रिलेटेड बात हो गई। सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो बता दो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये देखिए, नीट यूजी 2019 का क्वेश्चन आप लोगों के पास आया है। क्या क्वेश्चन है बेटा? निम्न में से कौन सा फ्रेंडलिच अधिशोषण को यहां पर प्रदर्शित करता है? यह चीज बतानी है बेटा आप लोगों को। निम्न में से कौन सा फ्रेंडलिच अधिशोषण को प्रदर्शित करता है? तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? x/m इज इक्वल्स टू kp की पावर 1/n होता है। और 1/n की जो वैल्यू बेटा आप लोगों को यहां पर बताई गई थी वो कितनी बताई गई थी? 0 से 1 के बीच में होती है। ये 2.5 है इसलिए गलत हो गया, -1 है इसलिए गलत हो गया, माइनस है इसलिए गलत हो गया, तो ये 0.3 है इसलिए सही हो गया। सर आगे आओ। नीट 2016 का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास। नीट 2016 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिशोषण से यहां पर संबंधित है? तो मेरे दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ये देखो, हे भगवान,
ये देखिए मेरे दोस्तों, मैकेनिज्म में मैंने साफ साफ बताया हुआ है कि भैया डेल्टा जी, डेल्टा एच और यहां पर आप लोगों के पास जो डेल्टा एस होता है, सभी यहां पर आप लोगों के पास ऋणात्मक रहेंगे, सभी के सभी मेरे दोस्त यहां पर ऋणात्मक रहेंगे। अब आ जाओ, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एच व डेल्टा एस सभी ऋणात्मक होते हैं। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ये देखो, वही क्वेश्चन 2014 में भी आप लोगों के पास आया है। स्वतः अधिशोषण के लिए बेटा क्या होना चाहिए? अरे भाई सिंपल सी बात है, डेल्टा एच उच्च ऋणात्मक होगा और डेल्टा एस ऋणात्मक होगा तभी तो आएगा, यानी यहां पर ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आप लोगों के पास सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से है। एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो, पीएमटी प्री 2012, फ्रेंडलिच अधिशोषण आइसोथर्म में 1/n का मान कितना होता है? 0 से 1 के मध्य होता है, 0 से 1 के मध्य, ऑप्शन थर्ड। अगला यहां पर आप लोगों के पास क्या है? अगला मेरे दोस्तों आप लोगों के पास क्या है, जरा देखो, एआईपीएमटी प्री 2011 का क्वेश्चन है। यदि x अधिशोष्य की मात्रा है तथा m अधिशोषक की मात्रा है तो अधिशोषण से संबंधित निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? अरे भाई सिंपल सा बताया था, x बाय m इज इक्वल्स टू k p 1/n था। अब उच्च दाब पर आप लोगों के पास क्या होगा? p पर निर्भर नहीं करेगा, निम्न दाब पर p की पावर 1 हो जाएगा और आप लोगों के पास मध्यम ताप पर 1/n रहेगा। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, p इंटू टी नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, संबंधित नहीं है पूछा है, तो ये है। इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों के पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम आसान लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कोलाइडियल विलयनों की। अब हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों आप लोगों के पास कोलाइडियल विलयनों की। आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टेबल में लेकर आया हूं, बस जो जो मैं बताता जा रहा हूं वैसा वैसा करते चलिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो जाएंगे। सर इस टेबल में से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, यहां से बेटा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछे जाएंगे, यहां से आप लोगों के पास एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा बेटा, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। कोलाइडियल विलयनों की बात करें तो यहां से हम लोगों के पास 3 प्रकार की बेटा कोलाइडियल विलयन को हम बांट सकते हैं। पहला है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षिप्त माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला आप लोगों के पास क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षिप्त माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आपने कहा बेटा 8 प्रकार के होते हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। सर दूसरा है परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षिप्त माध्यम के आकर्षण के आधार पर। आपने कहा 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। सी पॉइंट आपने कहा परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षिप्त माध्यम के कणों के आधार पर, कणों के साइज के आधार पर। सर 3 प्रकार के होंगे, बहुआण्विक, वृहद आणविक और संगुणित कोलाइड यानी मिसाइल्स। सर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये चीजें मेरे दोस्तों आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। देखो परिक्षिप्त अवस्था नॉर्मल विलयन में विलय की तरह होती है और परिक्षेपण माध्यम नॉर्मल विलयन में विलायक की तरह होती है, यानी आप इसको विलय की तरह मान के चलिए, ये इसको विलायक की तरह मान के चलिए, तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। परिक्षिप्त अवस्था को आप विलय मान के चलिए, परिक्षेपण माध्यम को आप विलायक मान के चलिए। तो भैया यहां पर क्या रहेगा जरा देखो, अगर परिक्षिप्त अवस्था यानी विलय ठोस है, माध्यम यानी विलायक भी ठोस है, ठोस ठोस है, तो इसे ठोस सोल बोला जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा रूबी ग्लास। एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या होगा दोस्त? रूबी ग्लास। सर परिक्षिप्त अवस्था आप लोगों के पास ठोस है, माध्यम बेटा आप लोगों के पास यहां पर द्रव है, विलयन का प्रकार हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास द्रव यानी सॉल्व। सर एग्जाम्पल होगा आप लोगों के पास गोल्ड का सॉल्व, प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। सर ठोस अगर परिक्षिप्त अवस्था है, गैस आप लोगों के पास माध्यम है, इसको एरोसॉल बोला जाएगा, धूल भी बोल सकते हो बेटा आप यहां पर इसको, ठीक है। द्रव आप लोगों के पास बेटा अवस्था के रूप में हो, ठोस माध्यम के रूप में हो, तो इसे जेल बोला जाएगा, जैसे पनीर, दही, मक्खन, जेली। द्रव अवस्था के रूप में हो, माध्यम बेटा द्रव के रूप में हो, इसे पायस बोला जाएगा, जैसे दूध हो गया, बालों की क्रीम हो गया। अब मेरे पास तो है नहीं। सर
द्रव यहां पर अवस्था है, माध्यम यहां पर गैस है, तो आप लोगों के पास इसे द्रव एरोसोल बोला जाएगा, जैसे कोहरा हो गया, धुंध हो गया, बादल हो गया। गैस यहां पर परिक्षिप्त अवस्था है, माध्यम आप लोगों के पास ठोस है, तो इसे ठोस झाग बोला जाएगा, जिसे प्यूमिक स्टोन। ये प्यूमिक स्टोन बेटा आप लोगों के पास नीट में आया हुआ है, याद है? नीट में मक्खन भी आया हुआ है आप लोगों के पास, याद है? नीट में मक्खन भी आया हुआ है, ठीक है। रूबी ग्लास भी आप लोगों के पास नीट में आया हुआ है, ठीक है। और गैस द्रव होगा तो इसे द्रव झाग बोलेंगे। सोडा ग्लास हो सकता है, शेविंग क्रीम हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा फेटी हुई क्रीम भी आप लोगों के पास हो सकती है। सर इस पर आधारित सवाल देख लो, इस पर आधारित सवाल देख लो, आया हुआ है, देखो इस पर आधारित सवाल आप लोगों के पास आया हुआ है, देखो मैं बताता हूं। नीट 2016 में आप लोगों के पास क्वेश्चन आया कि कोहरा 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 कोलाइडी विलियन है। अब देखो यहां पर आप लोगों के पास परिक्षिप्त अवस्था और यहां पर है बेटा आप लोगों के पास परिक्षेपण माध्यम। इसे आप मान लीजिए विलायक, इसे आप मान लीजिए बेटा विलय। तो कोहरा देखिए, कोहरा कौन से एग्जाम्पल में था, बताना तो पड़ेगा ना आप लोगों को कि जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। कोहरा 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 द्रव एरोसोल का एग्जाम्पल है, यानी बेटा माध्यम के रूप में आप लोगों के पास गैस है और बेटा अवस्था के रूप में आप लोगों के पास द्रव है, ठीक है। यानी लिक्विड इन गैस यहां पर बोला जाएगा, गैस में द्रव, गैस में द्रव। माध्यम है बेटा आप लोगों के पास गैस और ये है बेटा आप लोगों के पास द्रव, द्रव। तो बेटा बोला क्या जाएगा, गैस में द्रव, गैस में द्रव, यानी ऑप्शन फर्स्ट। ऐसा एक और सवाल और आया है आप लोगों के पास, देखो एक और आया है, मक्खन, ये कब आया, AIPMT 2010 में, प्री फोकट के हैं दोस्त। मक्खन, मक्खन किसका एग्जाम्पल है, देखो मक्खन किसका एग्जाम्पल है सर, मक्खन एग्जाम्पल है आप लोगों के पास यहां पर जेल का, यानी बेटा ठोस माध्यम है और द्रव यहां पर परिक्षिप्त अवस्था है, यानी बेटा ठोस में द्रव, ठोस में द्रव। ठोस में द्रव, पायस है ना, पायस वाला है, पायस वाला भी बता देंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर ये चीज हो गई है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के पास, तो आइए अब हम बात करते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के आकर्षण के आधार पर आप लोगों के पास क्या सीन रहेगा। तो आकर्षण के आधार पर बेटा आप लोगों के पास द्रव स्नेही और द्रव विरोधी सॉल्व होते हैं। जरा आ जाइए इनके बारे में आप लोगों के पास क्या है ना। इसके लिए यहां पर टेबल आप लोगों को दी गई है, बस फ्लो चार्ट के रूप में आप लोगों को ध्यान में रखना। सर द्रव स्नेही सॉल्व और द्रव विरोधी सॉल्व के बारे में आप देख लीजिए। द्रव स्नेही सॉल्व को लायोफिलिक सॉल्व भी बोलते हैं, इमल्सॉइड भी बोलते हैं। द्रव विरोधी सॉल्व को लायोफोबिक या सस्पेंसॉइड भी बोला जाता है। सर स्थायित्व की बात कर ले तो ये अधिक स्थायी होता है, वो आप लोगों के पास कम स्थायी होता है। उत्क्रमणीयता की बात करें तो द्रव स्नेही सॉल्व उत्क्रमणीय होते हैं, ये आप लोगों के पास अनुत्क्रमणीय होते हैं। सर श्यानता की बात करें तो इसकी श्यानता बेटा विलायक से अधिक होती है। द्रव विरोधी की श्यानता के बारे में बात करें, इसकी श्यानता बेटा विलायक के लगभग समान होती है। सर पृष्ठ तनाव की बात करें आप लोगों से तो द्रव स्नेही सॉल्व में पृष्ठ तनाव सामान्यतया कम होता है। द्रव विरोधी सॉल्व की बात करें तो पृष्ठ तनाव आप लोगों के पास विलायक के समान होता है। सर जल योजन या विलायकीकरण की बात करें तो ये हमेशा उच्च विलय होते हैं, क्योंकि कणों का विलायकन से स्नेह उच्च होता है। द्रव विरोधी सॉल्व की बात करें तो ये हमेशा कम विलय होते हैं, क्योंकि कणों का विलायक से स्नेह कम होता है। सर आइए अगले पॉइंट पर बात करें, आवेश। सर कणों पर आवेश कम होता है अथवा आवेश नहीं होता है। सर उधर बात करूं मैं आप लोगों के पास, कणों पर अभिलाक्षणिक धनावेश या फिर ऋणावेश आप लोगों के पास पाया जाता है। सर देखने में कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते, वहां पर आप लोग द्रव विरोधी को देख सकते हो।
स्कंदन, अभी ये सारी टॉपिक आएंगे आगे। विद्युत अपघट्य अधिक मात्रा से होता है, विद्युत अपघट्य सूक्ष्म मात्रा से हो जाता है। टिंडल प्रभाव कम प्रकीर्णन होता है, मतलब कम दिखाते हैं, ये अधिक दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र में गमन बेटा इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और बेटा वो हमेशा गमन करते हैं क्योंकि कणों पर आवेश होता है। अधिकांश कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज। अधिकांश अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे संक्रमण धातु, ओरम, आर्सेनिक आदि। ठीक है, कोई विशेष चीज नहीं है, जितना कराया जा रहा है बहुत कराया जा रहा है, इससे ज्यादा आप लोगों को यहां पर नहीं करना है। सर परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर आप देख लीजिए क्या चीजें यहां पर रहेगी क्या नहीं रहेगी, इसको भी देख लो। सर बहुआण्विक, वृहद आणविक और संगुलित कौड़ाइत, यानी आप लोगों के पास मिसेल्स, किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे अणु या परमाणुओं के अधिक संख्या में मिलने से इसका निर्माण होता है, बहुआण्विक कोलाइड्स कहलाते हैं, जैसे स्वर्ण सॉल, सल्वर सॉल आदि। वृहद आणविक के बेटा उचित विलायक में बड़े आकार के अणु कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जिससे कणों का आकार कोलाइडियल कणों के बराबर हो जाता है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन। संगुणित कोलाइड्स मतलब माइसेल साबुन या अपमार्जक बनाते हैं, कम सांद्रता पर सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह काम करते हैं, अधिक सांद्रता पर बेटा इकट्ठे होकर, संगुणित का मतलब है इकट्ठे होकर, एक साथ जुड़कर कोलाइडी विलयन की तरह यहां पर काम करते हैं। ठीक है, संगुणित कोलाइड्स को मिसेल्स भी कहते हैं, साबुन और अपमार्जक। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये मेरे दोस्तों आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के पास यहीं से ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों के पास यहीं से ही पूछा जाएगा, तो मेंटली प्रिपेयर होना है बेटा संगुणित कोलाइड्स में। सर संगुणित कोलाइड्स या मिसेल्स के बारे में आप देख लीजिए क्या लाइन लिखी हुई है कि पदार्थ जिनके अणु एकत्रित होकर कोलाइडी आकार के अणु बनाते हैं, पदार्थ जिनके अणु एकत्रित होकर कोलाइडी आकार के अणु बनाते हैं संगुणित कोलाइड्स यानी मिसेल्स कहलाते हैं। सामान्यतः साबुन और अपमार्जक के अणु कोलाइडियल कणों से छोटे होते हैं, लेकिन सांद्र विलयन में इनके अणु मिलकर कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं। साबुन और अपमार्जक एकत्रित हुए इन अणुओं को मिसेल्स कहते हैं। ठीक है, कोई खास चीज नहीं है। मिसेल्स निर्माण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? यौगिक के पास द्रव विरोधी लंबी एल्काइल समूह श्रृंखला होनी चाहिए, यौगिक के पास द्रव स्नेही समूह यानी चार्ज समूह होने चाहिए। वह यौगिक जो मिसेल का निर्माण करते हैं उनके उसे पृष्ठ सक्रिय कारक सर्फेक्टेंट्स कहते हैं। ये यौगिक तरल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। ठीक है, साबुन की सफाई में क्या होता है कि जो बेटा जल विरोधी जो आप लोगों के पास सिरा होता है वो जल के अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक जो होता है वो जल से दूर होता है, और जो जल रागी होता है वो जल की तरफ होता है। ठीक है, तो ये क्लीनिंग ऑफ एक्शन है, कोई खास चीज नहीं है, ये आप लोगों को पता है। सर बात आती है यहां से अब क्वेश्चंस वाली कि सर यहां से क्वेश्चन क्या था, यहां से क्वेश्चन क्या था? इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया मिसेल से? आश्चर्य की बात है, मिसेल से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मिसेल से क्वेश्चन नहीं आया, बच गए, फालतू की थ्योरी से बच गए। हाँ ये बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं आया इससे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, जरा देखो, अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास इमल्सन, पायस और जेल की। यहां से क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास पूछा गया है मक्खन वाला क्वेश्चन बेटा यहां से आप लोगों के पास पूछा गया है। मक्खन वाला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों के पास यहां से पूछा गया है, क्या है क्या नहीं है जरा देखो। इमल्सन यानी पायस जो है वो आप लोगों के पास द्रव द्रव कोलाइडियल तंत्र है, यानी लिक्विड लिक्विड यानी परिक्षिप्त प्रवस्था भी आप लोगों के पास लिक्विड है, और परिक्षेपण माध्यम भी मेरे बच्चे आप लोगों के पास लिक्विड है। और सर ये जो इमल्शन होता है ना ये दो प्रकार का होता है, ये इमल्शन मेरे बच्चे आप लोगों के लिए दो प्रकार का रहेगा। सर कौन कौन से? एक रहता है बेटा ऑयल इन वाटर, एक आप लोगों के पास, इससे अधिक पढ़ना ही नहीं है, ये फ्लो चार्ट के रूप में एकदम धमाकेदार तरीके से आप लोगों को दिया है हुआ, एकदम धमाकेदार, इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यानी बेटा आप लोगों के पास जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इमल्सन्स की बात करूं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो परिक्षेपण माध्यम बेटा यहां पर आप लोगों के पास जल होगा,
परिक्षिप्त अवस्था यहां पर आप लोगों के पास ऑयल होगी, परिक्षेपण माध्यम यहां पर आप लोगों के पास ऑयल होगा, परिक्षिप्त अवस्था यहां पर आप लोगों के पास जल होगी। सर ऑयल इन वाटर का एग्जांपल है आप लोगों के पास दूध, वाटर इन ऑयल का एग्जांपल है बेटा मक्खन। तो अब यहां पर हो जाएगा आप लोगों के पास वो वाला सवाल, मक्खन वाला जो सवाल अभी रह रहा था अब हो जाएगा। मक्खन किसका उदाहरण है बेटा? मक्खन किसका उदाहरण है? कौन से पायस का एग्जांपल है? ये देखो मक्खन आप लोगों के पास कौन से पायस का एग्जांपल है मेरे बच्चे? वाटर इन ऑयल का, वाटर इन ऑयल का, वाटर इन ऑयल का, वाटर इन ऑयल का, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल। खत्म। सिंपल सिंपल से हैं दोस्त, जितना कराया जाएगा। और ये जितने भी पीवाईक्यू सारे लेकर आया हूं, एक भी नहीं छूटा है, सारे पीवाईक्यू लेकर आया हूं। आगे आइए सर, आगे सर जेल के बारे में देख लेते हैं। जेल, सर जेल का मतलब आपको पता है ना, जेल में जो कोलाइडियल तंत्र है वो आप लोगों के पास द्रव ठोस है, ठीक है भाई। सर जेल दो प्रकार की रहती है, प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ का मतलब लचीली, अप्रत्यास्थ का मतलब अलचीली। यानी जिसमें प्रत्यास्थ के गुण होते हैं वो प्रत्यास्थ जेल, जिलेटिन स्टार्च। वह जेल जिसमें प्रत्यास्थ के गुण नहीं होते हैं जैसे सिलिका जेल। खत्म, एकदम जितना कराया जा रहा है उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब यहां से ये बहुत ही शानदार पॉइंट है, हालांकि ये भी बोर्ड क्लासेस के लिए ही उपयोगी है, ये केवल और केवल बोर्ड क्लासेस के लिए है बेटा। नीट में ना तो इससे क्वेश्चन आया है नहीं आएगा, ये केवल और केवल ओनली एंड ओनली फॉर बोर्ड क्लासेस। नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा। बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत सही है। फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरी की पूरी विधियों की बात करेंगे, जितना कराया जा रहा है उससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए भी। सर कोलाइडियल विलयन को बनाने की जो विधि है वो आप लोगों के पास दो विधि होती है, एक होती है दोस्त परिक्षेपण विधि, एक होती है संघनन विधि। सर परिक्षेपण विधि आप लोगों के पास चार प्रकार की होगी, डिस्पर्शन मेथड भी आप इसको बोल सकते हो। परिक्षेपण विधि यानी डिस्पर्शन, डिस्पर्शन मेथड यहां पर आप लोगों के पास होता है। सर अगर मैं डिस्पर्शन मेथड की बात करूं तो यांत्रिक परिक्षेपण यानी मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या होगा, जो बहुत बड़े बड़े आकार के कण होंगे उनको तोड़ तोड़कर बेटा कोलाइडियल कणों के आकार में लाया जाएगा, तो उस विधि को बेटा यांत्रिक परिक्षेपण यानी मैकेनिकल डिस्पर्शन बोला जाता है। विद्युत परिक्षेपण में क्या होगा बेटा, आप लोगों के पास एक ब्रेडिंग आर्क मेथड होता है। ब्रेडिंग आर्क मेथड में क्या होता है, एक आप लोगों के पास पात्र लिया जाता है, उसके अंदर बेटा बर्फ रख दी जाती है, दूसरे पात्र को उस बर्फ वाले पात्र के अंदर रखा जाता है, इलेक्ट्रोड लगवाए जाते हैं, और बेटा प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड ये मेटल्स को लेकर बेटा बिजली के झटके दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं दोस्त? बिजली के झटके। जैसे ही बिजली के झटके दोगे तो ये मेटल पिघलती है, पिघलने के बाद बेटा इसकी वाष्प इस बर्फ के द्वारा संघनित होती है और नीचे की तरफ कोलाइडियल कणों के रूप में सेटल डाउन हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बेटा ब्रेडिंग आर्क या फिर विद्युत परिक्षेपण विधि। ब्रेडिंग आर्क मेथड भी इसको बोला जाता है। अति पराश्रवी परिक्षेपण का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड डिस्पर्शन मेथड। अति पराश्रवी परिक्षेपण का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड डिस्पर्शन मेथड। इसमें क्या होता है बेटा, अल्ट्रासाउंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की डालते हैं मेटल पर, जिससे मेटल पिघल जाती है और उसका कोलाइडियल विलयन तैयार हो जाता है। अति पराश्रवी परिक्षेपण, मरकरी को उच्च आवृत्ति वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों से कंपन करवाकर मरकरी का कोलाइडियल विलयन तैयार किया जाता है, ठीक है। पेप्टीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड क्लासेस में भी एक दो नंबर में पूछ लेता है कोई। पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन बोर्ड क्लासेस में आप लोगों के पास पूछी जाती है। पेप्टाइजेशन, सर अगर मैं पेप्टाइजेशन की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी ताजा बने हुए अवशेपित पदार्थ में, किसी ताजा बने हुए अवशेपित पदार्थ में यदि मैंने विद्युत अपघट्य मिला दिया तो बेटा वहां पर क्या होता है, कोलाइडियल विलयन आप लोगों के पास तैयार हो जाता है। किसी ताजा बने हुए अवशेपित पदार्थ में अगर मैं कोलाइडियल विलयन को मिला दूं तो भैया मेरे दोस्त आप लोगों के पास, सॉरी कोलाइडियल विलयन नहीं, विद्युत अपघट्य को मिला दूं तो कोलाइडियल विलयन हम लोगों के पास तैयार हो जाता है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर मैं FeCl3 का विलयन बना दूं तो लाल भूरे रंग का बेटा आयरन का सॉल्ट यानी आप लोगों के पास लोहे का कोलाइडियल विलयन यहां पर प्राप्त हो जाता है। बेटा सिल्वर क्लोराइड में अगर मैं डाइल्यूट HCl को ऐड कर दूं तो मुझे यहां पर सिल्वर का लगभग व्हाइट कलर का कोलाइडियल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अब संघनन विधि यानी कंडेंसेशन मेथड हम लोगों के पास कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के हम लोगों के पास हो गया, एक होगा भौतिक विधि, एक होगा मेरे दोस्त रासायनिक विधि। ये लीजिए, ये फ्लो चार्ट,
ये फ्लो चार्ट मेरे दोस्तों, इसके आगे कुछ नहीं जाना। मैंने वादा किया था लक्ष्य नीट हिंदी वालों को, मैंने वादा किया था लक्ष्य नीट हिंदी वालों को कि भैया बैच में मुझे पूरा पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको माइंड मैप में इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट के माध्यम से कराऊंगा। मैंने वादा किया था लक्ष्य नीट वालों को, और जो बच्चे मुझे जानते हैं वो पता है उनको कि जो प्रॉमिस किया है वो निभाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो। ये फ्लो चार्ट आप लोगों का यहाँ पर काम का है बस। इसके अलावा आप बाकी की सारी थ्योरी जो बैच में पढ़ाई हुई है उसको भूल जाना, सेंसलेस है। लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ना, पैसा दिया है तो नहीं पढ़ाएंगे तो बोलेंगे कि आता नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा सेंसलेस है वो जितनी भी थ्योरी है। काम की सारी बातें यहां से ना तो बोर्ड में बाहर जाएगा कुछ क्वेश्चन, ना ही आप लोगों के पास नीट में बाहर जाएगा। आइए फ्लो चार्ट क्या है सर। संगणन विधि की बात करूं मैं तो दो प्रकार की आप लोगों के पास होगी। एक हो जाएगी सर भौतिक विधि, एक हो जाएगी आप लोगों के पास रासायनिक विधि। सर अगर भौतिक विधि में आप देखोगे तो तीन विधियां यहां पर हैं। एक होती है अति शीतलन द्वारा, एक होती है वाष्प संगणन विधि, और एक होती है विलायक परिवर्तन। अब देखो ये वाष्प संगणन विधि में क्या होगा, जैसे सल्फर और मरकरी के कोलाइडियल विलयों का निर्माण उसकी वाष्प में NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट मिलाने पर और ठंडा करने पर आप लोगों के पास बनेगा। यह होती है वाष्प संगणन विधि। वाष्प को ठंडा करके कोलाइडियल विलयन बनाना है। विलायक परिवर्तन का मतलब है किसी दूसरे विलयन में आप कोई दूसरा विलायक डालोगे तो विलय हो जाएगा अघुलनशील, विलायक हो जाएगा घुलनशील। तो इस प्रकार से कोलाइडियल विलयनों का निर्माण हो जाएगा। यानी जब वास्तविक विलयन को आप किसी दूसरे विलायक में मिलाते हो तो उसमें विलय हो जाते हैं दोस्त अघुलनशील और विलायक हो जाता है घुलनशील। सर अति शीतलन के द्वारा नाम से ही काम क्लियर है, फ्रीज कर देते हैं एकदम, है ना। जो गैसीय अवस्था यानी जो गैस के अणु होते हैं उसको फ्रीज कर दिया जाता है, और जैसे ही आप गैस के अणु को फ्रीज करोगे यानी बहुत ज्यादा चिल कर दोगे, ठंडा, तो वहां पर आप लोगों के पास कोलाइडियल विलयन का निर्माण हो जाएगा। जैसे बर्फ का ईथर या फिर क्लोरोफॉर्म में चिलिंग द्वारा कोलाइडियल विलयन का निर्माण। सर रासायनिक विधि आप लोगों के पास यहां पर, ठीक है। सर रासायनिक विधि में क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। रासायनिक विधि में सर अगर मैं रासायनिक विधि की बात करूं आप लोगों से तो रासायनिक विधि बेटा कोलाइडियल निर्माण की तीन प्रकार से रहेगी, ऑक्सीकरण और अपचयन और जल अपघटन। सर ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा यहां पर निर्माण होगा। जैसे आप देखिए कि यहां पर SO2 बेटा आप लोगों के पास ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, और ये SO2 ऑक्सीकारक है तो भैया ये H2S का ऑक्सीकरण कर देगा और यहां से सल्फर का सॉल्व मुझे यहां पर मिल जाएगा। सर अपचयन की बात करेंगे तो यहां पर SnCl2 आप लोगों के पास अपचायक की तरह काम करेगा, तो ये SnCl2 बेटा इस AuCl3 का अपचयन करेगा, है ना, और मुझे यहां पर गोल्ड का सोल यहां पर प्राप्त हो जाएगा। सर जल अपघटन का मतलब है फेरिक क्लोराइड का जैसे आप जल अपघटन कराओगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेड सोल यहां पर विलयन प्राप्त हो जाएगा। सर अगला पॉइंट, सर अगला पॉइंट मेरे बच्चे, ये एकदम फ्लो चार्ट है मस्त तरीके, इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। विलयनों का शुद्धिकरण यानी प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। सर अपोहन का मतलब होता है डायलाइसिस, सूक्ष्म छनन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, अति अपकेंद्री अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अटा फिल्ट्रेशन। अपॉन डायलिसिस में क्या होगा बेटा, एक मेम्ब्रेन लगा देंगे और उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, कोलाइडियल कण के साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। नॉर्मल सॉल्यूशन का में जो साइज पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो नॉर्मल सॉल्यूशन तो फ्लो कर जाता है बट कोलाइडियल सॉल्यूशन बचा रह जाता है। सर सूक्ष्म छनन का द्वारा यानी कुछ विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन लेंगे जो कि सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होंगी, जो कि कुछ कोलाइडियल पार्टिकल्स को बेटा सेपरेट करने के काम में आ जाएंगी। अति अपकेंद्रीकरण मशीन होती है बेटा, मशीन जैसे हमने ब्लड, कभी आप लोगों ने ब्लड का टेस्ट कराया हो तो इंजेक्शन से निकालने के बाद उसमें से प्लाज्मा निकाली जाती है, ब्लड में प्लाज्मा होता है आप लोगों के पास। उस प्लाज्मा को निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, आपका ब्लड लेते हैं और ब्लड को एक मशीन में बहुत तेजी स्पीड से घुमाते हैं। तो जब ब्लड तेजी से उस घूमता है उस मशीन में तो WBC, RBC ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं, और जो प्लाज्मा रहता है यानी जो ग्रोथ फैक्टर रहता है वो आप लोगों के पास अलग हो जाता है। सर यहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा आप लोगों के पास, यहां से मेरे दोस्त आप लोगों के पास जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे। कोलाइडियल कणों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन, यहां से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए।
सर अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो कोलाइडियल कण बेटा विषमांगी प्रकृति दर्शाते हैं, यानी कोलाइडियल विलियन में जो कोलाइडियल कणों का आकार होता है वो अनियमित होता है और इधर उधर बिखरे रहते हैं, इस वजह से कोलाइडियल कणों में विषमांगी प्रकृति उपस्थित होती है। सर दृश्यता यानी विजिबिलिटी की बात करूं तो कोलाइडियल कणों को आप अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन कोलाइडियल कणों को जैसे ही आप प्रकाश डालोगे तो वो उस प्रकाश को बेटा प्रकीर्णित कर देंगे, फैला देंगे, तो तब आप लोगों को बेटा वहां पर चमकदार पॉइंट दिखाई देगा, तो आप समझ जाओगे कि ये कोलाइडियल पार्टिकल है। छनन का मतलब है फिल्ट्रेशन। कोलाइडियल कणों को सामान्य फिल्टर से गुजर जाते हैं, परंतु जो हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती है उससे बाहर नहीं निकल सकते। सर पृष्ठ तनाव और श्यानता की बात करें तो द्रव विरोधी सॉल्व में पृष्ठ तनाव एवं श्यानता आप लोगों के पास परिक्षेपण माध्यम के समान ही होती है, परंतु द्रव स्नेही सॉल्व में यह आप लोगों के पास अधिक होती है। ब्राउनी मूवमेंट, भाई कोलाइडियल कणों में एक प्रकार का विशेष प्रकार का मूवमेंट देखा जाता है। जैसे आप कभी देखो अंधेरे कमरे में जब सूर्य की रोशनी आती है तो उस सूर्य की रोशनी में धूल के कण एक दूसरे से टकराकर इधर उधर गति करते रहते हैं, तो उस प्रकार की जो गति को हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, यानी जिगजैग मूवमेंट कहते हैं। और इस गति की खोज बेटा रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, तो उसको सम्मान देने के चक्कर में यहां पर इसका नाम ब्राउनी मूवमेंट रखा गया। सर कोलाइडियल विलियनों के अगर मैं कलर की बात करूं तो पॉइंट यहां पर क्या रहेगा, सर कोलाइडियल विलियन का रंग इसमें परिक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है। यानी मेरे दोस्त प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोगों के पास कणों पर डालोगे आप प्रकाश को, जैसे ही आप कणों पर प्रकाश को डालोगे तो वो कण उस प्रकाश को फैला देगा डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में। तो भैया जितना ज्यादा कणों का आकार बड़ा होगा तो वो उतना ज्यादा प्रकाश को फैलाएगा, उतना ज्यादा यहां पर हमको रंग दिखाई देगा। जितना छोटा यहां पर कोलाइडियल कण होगा उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो जैसे ही सनलाइट या जो भी आप प्रकाश उस पर गिराओगे तो वो कम प्रकीर्णित करेगा, तो कम कलर दिखाई देगा। सर कण सांख्यिकी गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की खास बात होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ विलय की कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे दोस्त कोलाइडियल कणों में होता क्या है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स जुड़कर एक बड़े से पार्टिकल्स का निर्माण कर देते हैं। इस वजह से कोलाइडियल विलयनों में विलय की कणों की सांद्रता या संख्या कम होती है, इस वजह से इनके द्वारा दर्शाई गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होती है नॉर्मल सॉल्यूशन की तुलना में। सर टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अंधेरे में चमकना। टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है दोस्त अंधेरे में चमकना। जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जल का रंग नीला दिखाई देता है, तारों का चमकना, ये सब टिंडल इफेक्ट है। नॉट टिंडे, टिंडे की सब्जी नहीं है नालायकों, इट इज टिंडल इफेक्ट। कमेंट में लिखने लग जाओ टिंडे टिंडे, टिंडे नहीं है, टिंडे की सब्जी नहीं है, इट्स टिंडल इफेक्ट। अगला पॉइंट हम लोगों के पास कोलाइडियल विलयनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन के आगे, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आप लोगों के पास, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आ जाओ। सर पॉइंट है कोलाइडियल कणों पर सदैव विद्युत आवेश आप लोगों के पास उपस्थित होता है, ठीक बात है। एक ही प्रकार का आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और कोलाइडियल कण नीचे नहीं बैठ पाते हैं। क्या लाइन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कोलाइडियल कणों पर एक ही प्रकार का जब आवेश होगा तो कोलाइडियल कण नीचे नहीं बैठ पाएंगे। सर कोलाइडियल कणों पर आवेश दो प्रकार का रहता है, एक होता है सर धनावेशित और एक होता है सर आप लोगों के पास ऋणावेशित। एक होगा मेरे दोस्त धनावेशित, एक हो जाएगा आप लोगों के पास ऋणावेशित। आपने कहा ठीक है। सर धनावेशित की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, धात्विक हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, ऋणावेशित में धात्विक सल्फाइड्स हो सकते हैं। सर इसकी कंडीशन है सारीय रंजक पदार्थ जैसे मिथाइलिन ब्लू, इसकी कंडीशन है बेटा आप लोगों के पास कांगो रेड। सर इसका एग्जांपल है अम्लीय माध्यम में प्रोटीन, उसका एग्जांपल है क्षारीय माध्यम में प्रोटीन। सर अगला पॉइंट हेल्महोल्ट्ज, ये नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त नीट में आया हुआ है। हेल्महोल्ट्ज लेयर या फिर डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज लेयर या फिर डबल लेयर, ये मेरे दोस्त आप लोगों के पास नीट में आया हुआ है। हेल्महोल्ट्ज लेयर या फिर आप लोग यहां पर लिख सकते हो इसको डबल लेयर, ये नीट में आया हुआ है दोस्त। अब आप देखो क्या पॉइंट है। सर मैं अगर हेल्महोल्ट्ज लेयर की या डबल लेयर की बात करूं तो मेरे दोस्त कोलाइडियल कणों पर आपको पता है कि आवेश उपस्थित होता है, मैंने कहा ठीक है। और सर कोलाइडियल कणों पर आवेश दो परतों के रूप में उपस्थित होता है। जैसे ये देखिए, ये पहली परत आप लोगों के पास पॉजिटिव है
और ये दूसरी परत मेरे दोस्त नेगेटिव है। और ये जो कोलाइडियल कणों की जिस पर आवेश है, यानी पहली परत जो होती है वो परत दृढ़ होती है, फिक्स होती है, मूव नहीं करती। लेकिन जो दूसरी परत होती है वो आप लोगों के पास फिक्स नहीं होती है, वो मूव करती रहती है। तो बेटा पहली लेयर आप लोगों के पास फिक्स्ड होती है, दृढ़ होती है। दूसरी लेयर बेटा आप लोगों के पास मूवेबल होती है, विसरित होती है। और मेरे दोस्त पहली परत को आप स्थायी परत बोलते हैं, दूसरी परत को आप अस्थायी परत बोलते हैं। और इन दोनों परतों के बीच में एक विभवांतर होता है, एक विभव होता है, जिसे आप लोग जीटा पोटेंशियल कहते हैं। जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं मेरे दोस्त? जीटा पोटेंशियल यहां पर बोल देते हैं। क्लियर हो गया यहां तक का पॉइंट? यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? यस। अब ये पॉइंट आप लोगों के पास क्लियर है तो आइए अगला पॉइंट आप लोगों के पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। क्या है मेरे बच्चे आप लोगों के पास? दोनों अलग अलग हैं, एक ना मान लेना। दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक बिल्कुल ना मान लेना। इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सर इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं बात करूं तो क्या पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। सर इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूं तो पॉइंट आप लोगों के पास रहेगा कि भैया जो भी आप लोगों के पास कोलाइडियल कण है, आपको ये चीज तो पता है कि कोलाइडियल कणों पर आवेश है, धनावेश भी है और ऋणावेश भी है। तो मेरे दोस्तों जो धनावेशित कोलाइडियल है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो ऋणावेशित कोलाइड्स हैं वो आप लोगों के पास विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड्स की ओर जाएगा। आपने कहा ठीक है। तो सर धनावेशित कोलाइड्स कणों का विद्युत क्षेत्र में गमन कैटाफोरेसिस कहलाता है, और ऋणावेशित कोलाइड्स का विद्युत क्षेत्र में गमन एनाफोरेसिस कहलाता है। आपने कहा ठीक है। सर इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का मतलब क्या हो गया? सर विद्युत क्षेत्र में परिक्षेपण माध्यम परिक्षिप्त प्रावस्था के विपरीत दिशा में गमन करता है। परिक्षेपण माध्यम की परिक्षिप्त प्रावस्था के विपरीत दिशा में गति इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहलाती है। अगला पॉइंट मेरे बच्चों यहां पर। अच्छा अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है, कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल है। जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, नीट यूजी 2021 का क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अरे भाई टिंडल प्रभाव आप लोगों के पास कोलाइडी विलयन के द्वारा दिखाया जाएगा। टिंडल प्रभाव यहां पर आप लोगों के पास कोलाइडियल विलयन के द्वारा दिखाया जाएगा। ग्लूकोज विलयन, यूरिया विलयन और NaCl ये तो साधारण विलयन है, ये तो साधारण विलयन आप लोगों के पास है। ये आप लोगों के पास साधारण विलयन के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल है दोस्त? साधारण विलयन के एग्जाम्पल है। जबकि स्टार्च जो है वो आप लोगों के पास कोलाइडियल विलयन का एग्जाम्पल है। तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नीट यूजी 2021। नीट यूजी 2021 का अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या बन सकता है, जरा देखो। निम्नलिखित 16 में से किसके द्वारा कोलाइडियल कण ऋणावेशित होते हैं? तो सिंपल सी बात है, ऋणावेशित कोलाइडियल के बारे में बताना है। तो ऋणावेशित कोलाइडियल सॉल्यूशन बेटा आप लोगों के पास स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। चलो यहां पर ये पॉइंट है बेटा, नीट यूजी 2020 का आप लोगों के पास सवाल है। नीट यूजी 2020 का मेरे दोस्तों आप लोगों के पास सवाल है, जरा देखिए क्या सवाल है आप लोगों के पास। जीटा विभव का मापन कोलाइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में उपयोगी होता है? क्या लाइन है बेटा आप लोगों के पास? जीटा विभव का मापन कोलाइडी विलयन के किस गुणधर्म के निर्धारण में होता है? स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली। साइज से कोई मतलब नहीं है, विस्कोसिटी से कोई मतलब नहीं है, विलेयता से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है स्टेबिलिटी से। बेहतरीन। सर आगे आइए, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे फ्री फोकट के क्वेश्चन है मेरे दोस्त। और आप खुद देखो यार कितना शानदार शॉर्ट नोट्स बना के दिए आप लोगों को, इससे बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपको नहीं मिल सकते।
जिसमें सारी चीजें कवर होगी। सर अब पॉइंट हम लोगों के पास आ गया है यहां पर, स्कंदन या अवक्षेपण या फिर ऊर्णन। स्कंदन या फिर अवक्षेपण या फिर ऊर्णन मान यहां पर आप लोगों के पास है। कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फ्लोक्यूलेशन सभी एक ही चीज है। स्कंदन, कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर फ्लोक्यूलेशन, आप खुद देखो, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि इससे बेटर आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री के नोट्स कहां हैं, बताइएगा मुझे। सर पॉइंट है यहां पर कि कोलाइडियल कणों का आवेश हटाकर, कोलाइडियल कणों पर आवेश होता है, जैसे आप उनको आवेश हटाओगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। भाई जब कोलाइडियल कणों पर आवेश होता है तभी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जब आवेश ही हट जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे नहीं, तो बेटा नीचे बैठ जाएंगे। तो कोलाइडियल कणों का आवेश हटाकर कण एक साथ जुड़ जाते हैं, यही प्रक्रिया स्कंदन, अवक्षेपण या ऊर्णन कहलाती है। अब यह स्कंदन या अवक्षेपण या ऊर्णन द्रव विरोधी सॉल और द्रव स्नेही सॉल का होता है। द्रव विरोधी सॉल और द्रव स्नेही सॉल का आप लोगों के पास होता है। आइए क्या आप लोगों के पास यहां पर होगा, क्या नहीं होगा, जरा देखिए। सर अगर मैं बात करूं आप लोगों से द्रव विरोधी सॉल की, किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, द्रव विरोधी सॉल की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो क्या पॉइंट आप लोगों के पास है, जरा देखिए। सर द्रव विरोधी सॉल का स्कंदन हम कर सकते हैं विद्युत अपघट्य को मिलाकर, विद्युत कण संचरण के द्वारा, दो विपरीत आवेशित सॉल को मिलाने पर, उबालने पर, सतत अपोहन से, उधर विद्युत अपघटन मिलाकर या उपयुक्त विलायक मिलाकर। अब इधर आइए, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जहां से क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा जाता है बोर्ड्स में भी, वो है मेरे दोस्त आप लोगों के पास हार्डी-शुल्ज नियम। बोर्ड में भी आप लोगों के पास जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो है मेरे दोस्त आप लोगों के पास हार्डी-शुल्ज नियम। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, जरा देखिए। कोलाइडियल विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर, जरा देखो मेरे दोस्त क्या लाइन लिखी गई है। कोलाइडियल विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर विद्युत अपघट्य दोनों प्रकार के आवेश देता है, यानी विद्युत अपघट्य में तो धनायन और ऋणायन दोनों होंगे ना, तो बेटा कोलाइडियल कणों पर जो भी आवेश होगा उसका विपरीत आवेश हमको विद्युत अपघट्य से मिला होगा, ये उदासीन हो गए, और जो बचा हुआ है विद्युत अपघट्य का आवेश उसको से स्कंदन कर देंगे। यानी कोलाइडियल विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर विद्युत अपघट्य दोनों प्रकार के आवेश देता है। विलयन में उपस्थित आवेशित कण विपरीत आवेशित कणों द्वारा उदासीन हो जाते हैं, यानी स्कंदन आयन की जितनी अधिक संयोजकता होती है, स्कंदन आयन की जितनी अधिक संयोजकता होती है उतनी ही अधिक स्कंदन शक्ति होती है। जैसे ऋणात्मक कोलाइडियल विलयनों के लिए स्कंदन क्षमता धनायन की देखी जाएगी, और धनावेशित कोलाइडियल विलयन के लिए आप लोगों के पास ऋणायन देखे जाएंगे। जितनी ज्यादा धनात्मक उतनी ज्यादा स्कंदन शक्ति, जितनी ज्यादा ऋणात्मक उतनी ज्यादा स्कंदन शक्ति। लास्ट दो पॉइंट और हैं, रक्षण क्रिया यानी प्रोटेक्शन। अब आप देखिए क्या होती है आप लोगों के पास रक्षण क्रिया। द्रव स्नेही सॉल का द्रव विरोधी सॉल को अवक्षेपित होने से रोकना। द्रव स्नेही सॉल का द्रव विरोधी सॉल को अवक्षेपित होने से रोकना रक्षण क्रिया कहलाती है। और रक्षण क्रिया में जो करते हैं वो है जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, स्टार्च आदि। द्रव स्नेही कोलाइडियल विलयन की रक्षण क्षमता गोल्ड संख्या द्वारा नापी जाती है, जिसे जिग्मोंडी ने यहां पर आविष्कृत किया था। रक्षण क्षमता होती है बेटा आप लोगों के पास गोल्ड नंबर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी गोल्ड नंबर बढ़ेगा तो रक्षण क्षमता कम हो जाएगी, गोल्ड नंबर घटेगा रक्षण क्षमता बढ़ जाएगी। और सर ये गोल्ड नंबर क्या चीज है, ये गोल्ड नंबर आप लोगों के पास क्या चीज है मेरे दोस्तों, कि किसी भी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी भी रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड के कोलाइडियल को 10 ml गोल्ड के कोलाइडियल को 1 ml 10% NaCl विलयन में मिलाने पर अवक्षेपण से रोकती है। ठीक है सर, इसके अलावा जिलेटिन का सर्वाधिक गोल्ड नंबर होता है, स्टार्च का यहां पर न्यूनतम होता है। कांगो रूबिन संख्या भी देख लो आप कि रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो कि 100 ml 0.01%, कांगो रंजक में KCl के 0.16 ग्राम तुल्यांक मिलाने पर रंग परिवर्तन को रोक दे। ये लास्ट में आप लोगों के पास जियोलाइट आकार चयनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, यानी ऐसे उत्प्रेरक जिसकी क्रियाशीलता उनकी रंध्रीय संरचना और अभिकारक अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, उसे आकार चयनित उत्प्रेरक, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसको सोडियम सिलिकेट्स भी कहते हैं, जल मृदुकारक, धनायनी प्रतिस्थापक
यानी धनायन को प्रतिस्थापित करने वाला भी कहा जाता है। जियोलाइट 3D सिलिकेट्स होते हैं। जियोलाइट को उत्प्रेरक के रूप में काम लेने से पहले इसको गर्म किया जाता है जिससे इसके जल के अणु निकल जाए और इसकी छिद्रित संरचना और निखर कर आए। उपयोग है पेट्रो रसायन में हाइड्रोकार्बन के भंजन और समावयवीकरण के काम में आता है। क्वेश्चन देख लो, नीट 2019 का क्वेश्चन है। अब ऋणावेशित कोलाइड्स आप लोगों को बनाने हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आप लोगों के पास कोलाइडियल से कम होने चाहिए। यानी आप देखोगे यहां पर 1 गुणा आप 50 करोगे तो ये आ जाएगा दोस्त 50, 1 गुणा 50। सर यहां पर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 50, कितना हो गया 75। ठीक है सर, यहां पर आप गुणा करोगे 1 गुणा 50 बराबर 50, यहां पर हो जाएगा बेटा 2 गुणा 100 बना देगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, 2 इंटू 50 यानी ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 100, यहां पर 1.5 इंटू 50 ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 75, 0.1 इंटू 50 ये हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 5, 0.1 इंटू 50 ये हो जाएगा 5। तो बेटा ऋणावेशित कोलाइड्स बनाने के लिए जो विद्युत अपघट्य आप मिला रहे हो उसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता है, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा की आवश्यकता है, विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा में आवश्यकता है। तो यहां पर आंसर ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, दोनों ही बेटा आप लोगों के पास जाएंगे, दोनों ही मेरे दोस्त आप लोगों के पास यहां पर जा सकते हैं बिल्कुल। नीट यूजी 2018 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण आयन की स्कंदन क्षमता पर निर्भर करते हैं। एक तो आयन का आवेश विपरीत होना चाहिए और बेटा जितना विपरीत आवेशित ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्कंदन क्षमता होगी। फ्री फोकट के नंबर है, फ्री फोकट के नंबर है। द्रव स्नेही कोलाइडियल सॉल्ट के परीक्षण सामर्थ्य को निम्न में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त करोगे? स्वर्ण संख्या के द्वारा व्यक्त, गोल्ड नंबर। तो फ्री फोकट के नंबर है मेरे दोस्तों। अब जैसे ये एक फालतू का क्वेश्चन है, एंजाइम उत्प्रेरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? एंजाइम उत्प्रेरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अरे भाई AIPMT प्री 2012 का है, एंजाइम अनुकूल ताप पर न्यूनतम क्रियाशील होंगे क्या? अधिकतम क्रियाशील होंगे, तो ये गलत है। तो ये मेरे दोस्तों आप लोगों के पास पूरा का पूरा मैंने यहां पर एकदम जबरदस्त तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर कराया है। इससे बेस्ट तरीका आप लोगों के पास रिवीजन का नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नोट्स आप लोगों को करने भी नहीं है। जितना कराया गया है यही आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इस क्लिप को काट के रख लेना अगर इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए। चलिए तो ऑल द वेरी बेस्ट। फिजिकल पोर्शन यहीं तक का था, मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नई रिवीजन सीरीज में। पढ़ाई करते रहिए, रैंक लाना है इस बार आप लोगों को। धन्यवाद, अपना प्यार दर्शाते रहिए अपने सभी टीचर्स के प्रति। थैंक यू।